सो हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी दो सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। पहली थी नंबर सिस्टम और दूसरी थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी पी एंड सी। पी एंड सी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके अपलोड किया है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हमारी सीरीज नंबर थर्ड में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन है। इसमें चैप्टर्स लगभग 5 से 6 चैप्टर्स हैं, जो हम वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। वही चीज़ें हैं जो हमने 9th 10th में की, मतलब शायद 11th में भी की थी। और उन्हीं को हम एक बार थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू देने स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अलजेब्रा। अब अलजेब्रा को मैंने इन 5 सेक्शंस में, यानी 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैं लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा है प्रोग्रेशन, यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक और एचपी। ठीक है, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लॉगरिथम जो होता है। इसमें बड़ी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, लेकिन होपफुली ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी लोग में भी। इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये भी समझ में नहीं आता है, इसमें भी दिक्कत होती है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉड्यूलस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अब इसमें 5 आए या वीडियो 6 या 7 भी वीडियो आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है, जब तक आपको सारे टॉपिक्स में आपको अच्छी तरीके से ना बता दूं। ठीक है जी। तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, या आप जहां भी आप नोट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो ये है, ये वाली आपको और अच्छी तरीके से देखनी है, क्योंकि इन पर ही क्वेश्चन बनते हैं, इनका यूज होगा। वो मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है आपको। लेकिन सबसे पहला आपको काम यही करना है, जब आप अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेज पर आपकी ये आइडेंटिटीज लिखी होनी चाहिए, प्लस आपको ये याद होनी चाहिए ऑन टिप्स, कि हाँ ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो खैर पता ही होगा। ए माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है। या फिर इसमें ऐसे भी पूछ लेता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, जो कि हम यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और नोट डाउन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे अपनी। ठीक है, अब होने के बाद चलो पहले मैं बताता हूँ आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स की एक जनरल फॉर्म जो होती है, हमको पता है, कोई जो इक्वेशन हम देखते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, वो हम पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको आपसे बोलूँ, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। क्या किसी इक्वेशन को पॉलिनोमियल्स होने के लिए, कहने के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए? होती है, बिल्कुल होती है, हम अभी उस पर आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, मैं आपके सामने ही लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होती? ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप ये वाली इक्वेशन में देखिए कि हम किसको, ये मैंने फोटो इस वजह से डाला है यहाँ पर, ताकि आपको ये पता हो कि किस टर्म को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, हम उसको कहते क्या है। जैसे कि ये मैंने देखा, अगर किसी इक्वेशन में x और y है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है जी। ठीक है, x और y के साथ जो भी हमारी टर्म है, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, हम इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कि क्वेश्चन में बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, तो हमको पता होना चाहिए कि बात किसके बारे में कर रहा है। ठीक है, ये हमारे प्लस है, बीच में माइनस है, इन सबको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, कि क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम एडिशन कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल की पावर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अब जो बच जाता है, जिसके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ टर्म है, वो एक मैथमेटिकल टर्म है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये ऐड करने का मेरा पर्पज यही था, ताकि आपको पता लग जाए कि किस टर्म को हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो बात बताने वाली थी वो ये है कि क्या पॉलिनोमियल होने के लिए कोई कंडीशन है? जी हाँ, बिल्कुल एक कंडीशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x की पावर 1/2 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताइए कि हाँ, है या नहीं है। तो आप ये चीज़ देखिए, मैंने नोट पॉइंट में लिखवाया है आपको ये बात कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी हमारे इक्वेशन में वेरिएबल हैं, जो भी, ठीक है? उनमें क्या होना चाहिए, उनकी जो पावर होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, इस तरीके के जितने भी नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है? यानी कि अगर पावर -1 है, -2 है या फिर फ्रैक्शन में है, ठीक है? प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो डज़न्ट मैटर, ठीक है? अगर वो फ्रैक्शन में है तो क्या वो पॉलिनोमियल होंगे? जी बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है? सिर्फ इसमें बात आपको याद रखने वाली है, जैसे कि अब यहाँ मैंने x की पावर क्या देखा, 1/2, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन दे रखी है या माइनस में दे रखा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है? अब मैं आपसे लिखूँ, बोलूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल हमारा x ये है, x ये है। यहाँ पर पावर क्या है? 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है? तो ये होल नंबर है, तो बिल्कुल सही बात है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो बस आपको यही ध्यान देना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है? ये क्या एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब मुझे यहाँ पावर 1/2 दिख रही है, तो एक फ्रैक्शन में है। तो आप ऐसे ही मत लिख देना कि हाँ, पावर फ्रैक्शन में देखिए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है? बाकी ऐसे-ऐसे सीजीएल वगैरह या फिर कैट से ये इनका कोई लेना-देना है नहीं। ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी, क्योंकि हमें बेसिक बातें भी हमको पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या इक्वेशन में कंडीशन होनी चाहिए। अब ये एकदम से 1/2 देख करके आप ये मत बोल देना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप इसको सॉल्व कीजिए पहले, हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्दर अभी सॉल्व हो सकता है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा? अगर x स्क्वायर की 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर हो जाएगी 5। आती है बात समझ में? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएँगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x की पावर 5, ठीक है? तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? 5 है और यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों होल नंबर में है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम बोलेंगे येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, राइट? जबकि हमको यहाँ देखने में क्या लग रहा था? पावर फ्रैक्शन लग रही थी, तो हम सॉल्व करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल मैंने इसीलिए डाला है इसमें, ठीक है जी? तो आज से अब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। है तो उसके लिए कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 चीज़ें और हैं जिसमें हमको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। पहली चीज़ आती है डिग्री और दूसरी चीज़ आती है ज़ीरोज़। डिग्री का क्या मतलब है और ज़ीरोज़ का क्या मतलब है? बड़ा ही सिंपल है ये भी, क्योंकि ये हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। तो डिग्री का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी हमारी, ठीक है? वो उसकी डिग्री होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, पहली चीज़ देखिए, सारे होल नंबर में हैं, बिल्कुल सही है, तो एक पॉलिनोमियल्स तो है, ठीक है? अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यानी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, ठीक है? तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, तो हम इसको बोल देंगे कि इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। ठीक है जी। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए। मैं इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझकर डालता हूँ क्योंकि ये वाले सवाल तो हर कोई कर देगा, ठीक है? अगर मैक्स टू मैक्स कोई पूछ सकता है, कोई इक्वेशंस में मतलब डाल सकता है इसमें, तो वो इस टाइप में डाल सकता है या इस टाइप में डाल सकता है, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ कि डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन भी मैं अपने एंड से करा दूँ आपको, ठीक? अब आप इसमें देखिए, अब आप ये देख कर के कन्फ्यूज़ मत हो जाना है कि यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर y है, तो मैं इसकी डिग्री कैसे निकालूँ? ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। अब ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो हम इनकी पावर कर देंगे ऐड। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस एक्सप्रेशन को देखूँ, तो इसमें जो हमारी पावर है वो 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 और प्लस 2, हाँ, 5 हो जाएगी, ठीक है? हमको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या पावर क्या हो जाएँगी, ऐड कर देंगे। तो जब ये पावर ऐड हो जाएगी तो हम इस केस में हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5, ठीक है जी? अब इसको और अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मैं देखूँ, यहाँ पर x है और x की पावर वेरिएबल जो है हमारी, इसकी पावर कितनी है, 5 है, ठीक है? अब यहाँ पर आइए, इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर मैं देखूँ x, y, z मल्टीप्लाई में है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो ऊपर की पावर की क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 6 + 3 + 1, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है? इसमें 10 है।
अब इसको ऐड कर दीजिए ये सारे मल्टीप्लाई में, तो 5 + 2 7, 7 + 4 = 11, 11। तो अब आपको देखना है इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी इसमें हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी इसमें 11। ठीक है, तो बस इसी तरीके के डिग्री के क्वेश्चन आपसे मैक्स टू मैक्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है कि हम क्या देख लिया हमने क्या। ये तो आप इस टाइप के सवाल तो हर कोई कर ही देगा। अगर इस टाइप से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीप्लाई में अगर हमारे वेरिएबल्स है, तो आपको उसमें करना क्या है, उसमें आपको पावर्स को ऐड करना है, और जो मैक्सिमम हमें वैल्यू दे रहा होगा वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है जी। चलिए, अब जीरोस की बात कर लेते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो कभी भी जीरोस निकालने की आपसे पूछे, बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसे उठाकर, उस एक्सप्रेशन को उठाकर इक्वल्स टू जीरो रख दीजिए, और वहां से फिर फर्दर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। ठीक है, तो x को मैं यहाँ से फिर फर्दर सॉल्व करूंगा, तो क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2। तो जो x की वैल्यू आई, वो हमारी जीरोस होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में ये जो आई है मैं रख दूं, तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा है तो हम रख के देख लेते हैं। हम x की जगह हमने -5/2 रख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन में डालिए 2 इंटू -5/2 प्लस 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आपको ये तो सिर्फ समझाने वाली बात है आपको। तब और आपको याद रखने वाली, करने वाली बात आपको सिर्फ ये है कि अगर आपको जीरोस निकालने के लिए बोला है, तो आप उस एक्सप्रेशन को उठाकर सिंपली जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको भी पुट करके देख सकते हैं। -2 इज इक्वल्स टू जीरो को जब हम पुट करेंगे, तो कितना आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये वो वैल्यू है एक्स की जहां पर हमारी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसका नाम है पहली लीनियर इक्वेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरा मैं ओवरव्यू दूंगा हल्का सा क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि होते क्या है लास्ट में जाकर के। ठीक है, अब पहली चीज देखिए, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी होती है, जहां पर हमारे ए और बी क्या है, वो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, और एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स हैं, और सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। तीन केसेस हम कह सकते हैं इसमें। क्या केसेस हैं भैया वो? तो वो ये हैं कि हम मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये हम अपनी दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और जब हम a1 बाई a2 हमने ये निकाला, और b1 बाई b2 निकाला हमने, अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक का मतलब होगा कि एक ही सॉल्यूशन होगा। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बताऊंगा मैं कैसे होगा। ठीक है, अब यूनिक होगा तो उसमें अब दो बातें और याद रखना, कि वो कंसिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि इसका हम ग्राफ देखते हैं। अब आप ग्राफ देखिए, मैंने कोई भी एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आपको एग्जांपल समझाते हैं। मैंने ले लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 लिया। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन ले ली मैंने, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं a1/a2 निकालूं, जो कि हमारा 3/2, और b1/b2 निकालूं, जो कि आ रहा है हमारा 2/3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर a1 जो है, a2 वो इक्वल नहीं है b1/b2 के। और अगर ऐसा है, तो जो हमारी सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो वो कुछ इस तरीके से ही होगा कि एक लाइन जो जा रही होगी ऐसे जाएगी, और एक लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये एक इक्वेशन की लाइन होगी, ये एक इक्वेशन की लाइन होगी। तो किसी पॉइंट पर जो काटेंगे, वो यहाँ पर काटेंगे, वो हम ग्राफ से देखकर निकाल भी सकते हैं, या हम इसे आपस में सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब आपको ये सॉल्व करना तो उम्मीद करता हूँ कि आता होगा, कि ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक आपको करके भी दिखा दूंगा आगे, फिलहाल आप केसेस देखिए। ठीक है, तो ये केसेस समझ में आता है कि इस केसेस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, और हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। ठीक है, चलिए,
दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारा a1/a2 वो बराबर आ जाए b1/b2 के, लेकिन उस c1/c2 के बराबर ना आए। ठीक है? तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में हमारी जो लाइन्स होंगी, ग्राफिकल लाइन्स होंगी, वो पैरेलल लाइन्स होंगी, यानी इस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना होगा ही नहीं। ठीक है? और उस कंडीशन में आपको ये चीज़ भी याद रखनी होगी, इनकंसिस्टेंट होगा जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है? इसका ग्राफ देखते हैं हम एक बार। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, वही जो आपको बताया कि पैरेलल लाइन्स होंगी। ठीक है? और इसका एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूँ, आप देख सकते हैं हम क्या? लेट्स से 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, ये ले लेते हैं। एंड 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं a1/a2 निकालूँ यहाँ से, तो कितना आएगा? 3/9, जो कि मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है? यहाँ से मैं b1/b2 अगर निकालूँ, तो कितना आएगा? 2/6, जो अगेन 1/3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से c1/c2 निकालूँ, वो होगा 17/30। अब ये तो आपस में कटेगा ही नहीं। तो हम यहाँ चीज़ नोट करने वाली बात हम देखें कि हमारा a1/a2 वो तो बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं आया c1/c2 के। तो ये वाला केस जब भी आपको दिखाई दे, आपसे पूछे, तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसकी पैरेलल लाइंस बनेंगी, और उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है? तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस, अगर ये सारी चीजें इक्वल हो जाएं, यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और बराबर हो जाए c1/c2 के, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि एक लाइन होगी और एक लाइन के ऊपर एक और लाइन होगी। ठीक है? यानी एक ही लाइन हमारी एग्जिस्ट करेगी। अब आपको पता है लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इसके पास, तो इसके पास सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी। देखिए जी, तो एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो जब ऐसी कंडीशन हमारी होगी, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है? इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि इसमें सारे ही क्या हो जाएंगे? वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी? ओके। तो ये थे हमारे कुछ केसेस जो हमें लीनियर इक्वेशंस में याद रखने हैं हमको। ठीक है जी? 3 केसेस हैं, तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। पूछ लेते हैं, ठीक है, कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो सकती है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस कंडीशन में आएँगे। ठीक है? सॉल्व करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप पे आता होगा कि अगर मैं आपसे ये सॉल्व करने के लिए बोलने लगूँ तो इसमें क्या होगा? ठीक है? क्या 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 हम कर सकते हैं? ठीक है जी? तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपना आते हैं, मूव करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझाने वाला है, इसकी मैं इक्वेशन भी आपको सॉल्व करके बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में हाँ, एक चीज़ और बात याद रखनी है कि इसकी डिग्री जो होगी वो लीनियर है तो सिंगल ही होगी, यानी ऑब्वियसली 1 होगी। अब इसमें क्वाड्रेटिक है तो इसमें जो हमारी डिग्री होगी, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है? इसकी जनरल फॉर्म ये है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी? ओके। अब कोई भी जब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसके मैं आपको 2 मेथड सजेस्ट करूंगा। पहला, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन ही बोल देते हैं हम इसको, बीच वाली टर्म का हम फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है? वो अगर आप दिमाग लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारे पास एक रामबाण है, यानी पेनेशिया, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है? वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बताऊंगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें मैं देख सकता हूँ क्लियरली, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो क्या हुआ? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। ठीक है? इतनी बात मेरे को समझ में आ जाती है। अब इसको सॉल्व मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ कि हाँ, भैया ने 2 तरीके बताए हैं, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए या श्रीधराचार्य लगाइए। सबसे पहले मिडिल टर्म हमको ट्राई करना है, यानी मिडिल टर्म यानी हमारी बीच की टर्म ये है। मुझे इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये इसके साथ हम कुछ कॉमन आ जाए और इसके साथ भी कॉमन आ जाए। फिर फर्दर हम इसको कॉमन ले रहे हैं, जैसे कि मैं 2x स्क्वायर लिखा। ठीक है?
अगर मैं 7 को देखना मैं 4 और 3 के समथिंग में ब्रेक कर दूँ, तो 4 2 के साथ कुछ कॉमन आ सकता है और 3 6 के साथ कुछ कॉमन आ सकता है। आ रहा है कुछ, हम ये दिमाग लगा पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमको थोड़ा-थोड़ा सोचना है कि हम पहले आपको माइंड में सोच लेना है, ठीक है? करके फिर बाद में देखना है। तो मैं अगर मैं लिख कर ट्राई कर देता हूँ कि मैं 7x को क्या मैं -4x और -3x लिख सकता हूँ? ठीक है? बात अभी भी वही है, +6 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये 2 टर्म पकड़ी और ये वाली दोनों टर्म पकड़ी। इसमें देखना क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन ले सकता हूँ। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस आ गया और यहाँ पर बचा 2, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें देखना 3 ले सकता हूँ, x तो इसमें नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें से मैंने ले लिया -3 कॉमन। जब मैंने -3 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचता है x, बीच में प्लस का साइन है, अब क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो बीच में क्या साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखना x-2 यहाँ आया, x-2 यहाँ आया, क्या मैं फर्दर कॉमन ले सकता हूँ इसको? बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, जैसे मैंने इसको कॉमन ले लिया मेरे पास क्या बचा, 2x-3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब एक बार x-2 को इक्वल रख देना है 0 के और एक बार 2x-3 को इक्वल रख देना है 0 के, ठीक है जी। अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये हमारे होंगे दोनों आंसर, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जो हमारी मिडिल टर्म है हमने उसको स्प्लिट करा, उसका फैक्टराइज किया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि हम कैसे करना, इस तरीके से है कि हम दोनों टर्म यानी इधर भी और इधर भी कॉमन ले सके हैं, ठीक है। बाकी आपको ये हमने वैसे भी 9th में काफी किए हैं, चलिए, ठीक है। अब आते हैं अपना दूसरे उस पर, श्रीधराचार्य, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। अगर आपको मिडिल टर्म आपकी नहीं स्प्लिट भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो भी आपको श्रीधराचार्य आपको वहां से निकाल लेगा। जैसे कि क्या मैं पहले इसको करके दिखाऊं या इसको करके दिखाता हूँ? चलिए, अब श्रीधराचार्य लगाने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या है वो बातें? जैसे कि हमारी एक ये हमारी इस फॉर्म में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। अब ये डी क्या होता है भैया? डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? जब हम कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमें वहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम बी की कर लेंगे और सी की कर लेंगे। ये काम करने के बाद सबसे पहले हम डी निकालेंगे, जिसको मैंने ये बताया डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। फिर हम वहां चेक करेंगे कि डी क्या है। तीन केसेस हो सकते हैं, डी की वैल्यू तीन तरीके से आ सकती है। पहली, या तो डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, ठीक है। अगर वो जीरो से बड़ी आ रही है, नहीं कोई भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 1 है, 2 है, 4 कुछ भी आ रहा है, तो उस केस में जो हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो रियल होगी, यानी बिल्कुल होगी, एग्जिस्ट करेगी, और डिस्टिंक्ट होगी, यानी अलग अलग होंगी, ठीक है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारी एक्स की वैल्यू हमेशा 2 आनी है, ठीक है। अगर एक्स की हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी डी बराबर आ जाए जीरो के, तो उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारे जो इमेजिनरी सॉरी रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है जी। तो ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये निकालने के बाद जब हम इतना डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है? एक्स होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप इसको और लिख लेना एक कहीं इसमें, ठीक है। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप। सबसे पहली चीज मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, और b की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाती है, और c की वैल्यू -4 आ जाती है जी। ए बी सी फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा रहता है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4, ए कितना है हमारे पास? 1, और सी कितना है? -4,
ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 4 × 4 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 16 + 9 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √d। अब आप एक चीज यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर जो d की वैल्यू आई है हमारी 25 आई है, यानी d जो है हमारा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में हमारे जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो कौन से होंगे, रियल होंगे, बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे इसका मतलब, और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, पूछ सकता है कि कोई एक्सप्रेशन दे दे तो उसमें आपसे पूछ ले सिंपली कि बताइए कि इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे इसके वो क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, कुछ भी पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करूंगा, b क्या है, -3 है, तो -3 प्लस माइनस √d हमारा क्या है 25, और 2 × a कितना है हमारा 1। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू यहाँ तो देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5/2। इसको आप लिख लीजिए क्या, यानी 3 + 5/2 या फिर 3 - 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो 8/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा -2/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1। तो इसके जो रूट एग्जिस्ट करके कौन से होंगे, अलग अलग, देखो रियल है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है पहली चीज तो। इमेजिनरी जो होते हैं वो होते हैं कि √-1 आ जाए, इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं, हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो दोनों क्या है, रियल है और अलग अलग है, क्योंकि 4 और -1 बिल्कुल अलग है, तो रियल और डिस्टिंक्ट, यानी हमारी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला का यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है इसमें, वो आते हैं रूट्स निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये हो गई हमारी एक क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स जो है होंगे हमेशा वो दो एग्जिस्ट करेंगे। अल्फा और बीटा हमने रूट्स मान लिया, गामा नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है, गामा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया अगर अल्फा बीटा जो है हमारे दो रूट्स हैं इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस ये दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है जो आपको याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल होगा वो होगा -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा, c/a के। ये याद भी होगा वैसे आपको, मैं आपको एक किस्म से रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा यानी रूट्स का एडिशन जो होता है वो क्या क्या होता है, -b/a होता है, और रूट्स का जो हम प्रोडक्ट करते हैं वो किसके बराबर होता है, आएगा हमारे वो c/a के आएगा। ठीक है, जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन आएगी उसमें गामा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, किसी एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारे हो चुके हैं, ठीक है, कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमें कब लगाना है। ठीक है, जो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हमको कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन मैं आपको 2 4 10 5 जितने मैं आपको क्वेश्चन वैरायटी, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आपकी पकड़ बने, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पर आइए, अगर मुझे दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं इस एक्सप्रेशन के, तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज क्या करूं, अगर मैं ये एक्सप्रेशन है तो मैं यहाँ सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालिए जो कि 1 है, बी की वैल्यू निकालिए जो कि -4 आ रही है, और सी की वैल्यू निकालिए जो कि 2 आ रही है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, ओके, उसके बाद में अगर मैं बताऊं कि मैंने अभी पढ़ाया आपको कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, वो होता है -b/a। ठीक है, जब -b/a मैं इसकी वैल्यू रखूंगा -4/4 ए कितना है 1, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है c/a। ये कितना आएगा हमारा, c कितना है हमारे पास 2, और a कितना है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हमें निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब
प्लस अल्फा की क्यूब बीटा 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको देना है, इसको सॉल्व करना है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया लग पा रहा है कि क्या कर सकते हैं, तो आपको वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और ट्राई कीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ पर, अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो दोनों में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, बीटा बचेगा, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट भी निकाल चुका हूँ और मैं इसका एडिशन भी निकाल चुका हूँ। तो समहाउ अगर मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा की क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा। तो सवाल तो हो चुका है। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अल्फा बीटा मैंने क्या निकाला, वो 2 निकाला, तो वो 2 की क्यूब हो जाएगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या निकाला, वो 4 निकाला। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लिए। 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है जी। तो ये इसी का एग्जाम्पल था जो हमने अभी बात की रूट्स निकालने की। ठीक है, निकालते कैसे हैं और किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। अब ये जो मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये जो हमारी सबसे पहली स्लाइड थी, जब मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया, यानी पॉलिनोमियल्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको आइडेंटिटीज याद करने के लिए बोला है। ठीक है, वो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटीज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत। ठीक है, अब वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आपका क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में वो चीज़ हिट कर जाए और आपका वो क्वेश्चन लग जाए, यानी आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ जाए और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि यार हम इसमें कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं अप्रोच आपको बताऊंगा। ठीक है, वो चीज़ें सारी क्लैरिटी आपको जो आएगी वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी। ठीक है, तो जैसे कि क्योंकि मैं वीडियो में ज़्यादा आपको 5 सवाल 10 सवाल करा सकता हूँ एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर। ठीक है, बाकी काम सिर्फ फिर आपका रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप पूछिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मैं जैसे ही देखता हूँ तो मुझे दिखता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, क्या दिखता है मुझको, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। बहुत अच्छी बात है। अब ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी दे रखा है, और ए बी हमको फाइंड करने के लिए बोल रखा है। अगर मैं आपको पहले पेज पर लेकर जाऊं और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहाँ गया हमारा, ये वाली आइडेंटिटी जो है हमारी। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आपको अभी। ठीक है, तो देखना, मैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को मैं लिख सकता हूँ। आपको ये याद कर लेना आप शॉर्ट में जो मैं लिखवा रहा हूँ, वो होगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब जो बराबर होगी हमारे किसके, ए प्लस बी के, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर मैं आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बोलूं, वो आप यहाँ लिखिए। वो क्या होगी इक्वल, वो इक्वल होगी भैया हमारे a माइनस बी, यानी जो हमारा साइन यहाँ पर है वो हम ब्रैकेट में बाहर लिख लेंगे। ठीक है, बाकी ये सब अंदर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी और आप उसमें ऐड कर लेना। वो रिजल्ट वैसे वही है, अगर हम जो मैंने आपको बताया उसको सॉल्व करेंगे तो आना यही है, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको लिख लेना उस आइडेंटिटीज में। ठीक है, अब आपको देखना क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और आपसे ए भी पूछा हुआ है। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, खैर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में इस वाले में इनकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसमें क्या, ए प्लस बी। ठीक है, यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। ए प्लस बी कितना दे रखा है हमको, 2 दे रखा है, 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, और क्या दे रखा है हमको। अब एक चीज देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा मैं अप्रोच लगाने की कोशिश करूं। ए प्लस बी हमको दे रखा है, तो मैं कहीं ना कहीं अगर मैं ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी मेरे पास आ सकता है वैल्यू आराम से, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर मैं इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लूँ, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ए बी है, क्या है? माइनस ए बी है, तो इसमें से अगर मैं माइनस 3ab माइनस कर दूँ, ठीक है? तो क्या अभी भी माइनस ए बी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी माइनस ए बी को 2ab माइनस 3ab लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 2 इंटू में ये तो बन जाएगा हमारा इतना पोर्शन, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? माइनस 3ab, ठीक है जी। अब इसको हम ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ही, तो वो कितनी है भैया? वो है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगी 4, ठीक है? 4 माइनस 3ab, ठीक है? जो कि हमारे इक्वल है ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब के, यानी जो कि बराबर हमारे 218 के, है कि नहीं है? ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब तो बाकी आपको सॉल्व करना रह गया है, कुछ नहीं है। मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस 6ab इज इक्वल्स टू 218, ठीक है? अब क्या करूंगा मैं, 218 इधर आ जाएगा, माइनस का 8 माइनस 218, और 6ab मैं इधर ले जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसमें से माइनस करूंगा, यानी 6ab हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 210, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 210 डिवाइडेड बाई 6। तो ए बी कितना आ गया भैया हमारा, यानी माइनस का 35, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को दिखने में थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच लगानी है, लेकिन अगर मुझको ये दो आइडेंटिटी याद होंगी, ठीक है, ए के क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आराम से बना लूंगा, ठीक है? मैंने लिख दिया है, वो बाकी उनके साथ साथ आप ये भी ऐड कर लेना, ठीक है जी। अब एक चीज और है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था, ये मैंने इसलिए डाला है यहाँ पर। जो मेरी एक आइडेंटिटी थी, जो मैंने लिख रखी थी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, वो इसके बराबर होता है, ठीक है? तो बहुत सी बार हमको क्वेश्चन में कंडीशंस दे दी जाती हैं। कंडीशन क्या दे दी जाती है कि आप बताइए, जैसे कि मुझे कुछ ए की वैल्यू दे देंगे, कुछ बी की वैल्यू दे देंगे, कुछ सी की वैल्यू दे देंगे, ठीक है? अब मैं जब उन पे ध्यान लगाऊंगा, यानी अगर मैं उस क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, तो मैं नोटिस करूंगा कि कहीं ना कहीं जाकर के वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू सी जीरो हो रहा होगा। अगर उस कंडीशन में, यानी किसी कंडीशन में हमारा ये जीरो हो रहा है, तो मुझे ये रिजल्ट मुझे याद रहना चाहिए कि अगर मैं यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ जीरो पुट कर दूंगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जब ये जीरो हो जाएगा, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस प्लस 3abc की, ठीक है? यानी इतनी सारी कैलकुलेशन अगर मैं इस थोड़ा दिमाग लगा पाया, ये क्वेश्चन मैंने बना रखा है, आगे दे दिया हुआ है, जिसमें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है? तो या तो यानी ये वाली जो कंडीशन आएगी हमारे पास, दो तरीके से आ सकती है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब वो 3abc के इक्वल होगा, वो दो कंडीशन हो सकती है। या तो भैया वो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाए, या फिर ए भी बराबर हो जाए बी सी के, या बराबर हो जाए सी ए के, ठीक है? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से मैं आपसे बता सकता हूँ, क्या, कि ए बराबर हो जाए बी के, बी बराबर हो जाए सी के। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप देखना, ये जो हमारा ए बी है, तो इसको क्या मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं बी भी बराबर, तो क्या इसको मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो जब मैं ये बराबर सारे लिख लूंगा, तो ये सब आपस में कट जाएंगे, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। जब जीरो के मल्टीप्लाई से करूंगा, तो ये फिर से ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इस रिजल्ट से ये वाली कंडीशन आने की दो शर्तें हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, या फिर ए बी और सी तीनों बराबर हो जाए, ठीक है? तो ये याद रखना, इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस में, जो मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है? आगे देखो, ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ठीक है? अब आप एक चीज देखिए, मुझे इसकी क्यूब फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? और ये बताइए कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एक्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके। अब इसका अगर मैं आपसे पूछने लगूं, अगर आपको नहीं आइडिया है कि इसमें मुझे करना क्या है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, तो वो तो आपका फिर तो सवाल हो गया, ठीक है? फिर तो हमारा 10 मिनट 15 मिनट आराम से चले जाएंगे, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, फिर मैं एक्स के फैक्टर पर, तो वो इतना इतने टाइम के क्वेश्चन, जबकि ये है नहीं। अब मैं थोड़ा सा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया, अगर मैं देखूं कि क्या ए की वैल्यू, मैं इसको ये मान लेता हूँ 76, बी हमारा जो है -62, और सी हमारा जो है -14 है, ठीक है? अगर मैं कहीं ना कहीं देखूं, देखना आप, 62 प्लस 14 क्या 76 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, देखना क्या जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा?
बिल्कुल बन रहा है। क्योंकि ए कितना है हमारा 76, बी कितना है हमारा माइनस का 62 और सी कितना है हमारा 14। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जीरो बन जाएगा। अभी आपको इसे लिखना नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में सोचनी है बातें। ठीक है, तो मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो जब मैं आइडिया मैंने लगाया कि मेरे पास यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने देखा कि ये अगर कहीं ना कहीं मैं इनको ऐड कर दूं तो वो जीरो बने जा रहा है। अब जब वो जीरो बन जाता है, जब वो क्या बन रहा है, वो जीरो बन रहा है, तो सिंपली मैं क्या काम करूंगा, उस कंडीशन में मैं, मुझे पता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब वो किसके बराबर होती है, वो होती है 3ab के। किस कंडीशन में, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जो मैंने अभी पीछे आपको बताई। ठीक है, या तो ये कंडीशन होगी, या फिर मैंने बताई कि ए बराबर हो बी बराबर हो सी के। ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारे इसमें इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसकी क्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसे 3 इंटू ए कितना माना था मैंने 76, इंटू बी कितना था हमारा 62 अगेन था, और सी कितना था हमारा -14। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन या तो अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता इनकी। अब ये मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। ये अब 1 मिनट का क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ जो भी मेरा आता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट ये है कि वो मुझसे मल्टीप्लाई नहीं पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है कि इनके प्राइम फैक्टर बताइए आप। क्या बताइए, प्राइम फैक्टर और बताइए। तो प्राइम फैक्टर इसका हम यही प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो मुझे पता है 3 एक ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, इसको मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूँ तो वो आता है 2 इंटू 2 इंटू 19। ठीक है, 62 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना लगूँ तो वो आएगा 2 इंटू 31, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, 14 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूँ तो वो आएगा 2 इंटू -7। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें पूरे बताइए कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं एक्स के। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, तो अब आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको। 3 की तो पावर 1 ही है। ठीक है, इंटू 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है। ठीक है, अब माइनस का 19 है, 19 प्लस का है, सॉरी। हम्म, ठीक है, और माइनस का 31 है जो खुद एक प्राइम नंबर है, और माइनस का 17 है, ये भी प्राइम नंबर है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे प्राइम नंबर पूछूं तो क्या क्या होंगे, आप क्या बताएंगे, 2 3 19 31 और 70। तो ये हमारे क्या होंगे, ये होंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स इसके। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये आंसर जो पूछा गया आपको ये पूछा गया है। ठीक है, वो एमसीक्यू में ये भी दे सकता है, नंबर्स भी दे सकता है कि वो 6 हैं 5 हैं 4 हैं कितने हैं। ठीक है, ये आपको ये भी ग्रुप में ये भी डाल के दे सकता है। ठीक है, ओके। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ वो ये जो मैंने आपको पीछे बात बताई है, सिर्फ उसका ही एक बार और रिवीजन है कि अगर हमारे पास ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब आप मुझे बताना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में आप अपना। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हैं, ठीक है, और पॉजिटिव हैं, यानी वो क्या हो सकते हैं, वो नंबर लाइन जो होती है, हम देखा ना कि 0 1 2, इधर क्या होता है -1 -2। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो ये वाले जो होते हैं इधर जो चलेंगे हम, ठीक है, सिर्फ इनमें से। ओके, तो ये हमारा गिवन है, अब कंडीशन हमारी ये गिवन है, ये वाली गिवन है। और आपसे पूछ रहा है या तो ये चीज फॉलो करेगी या ये चीज फॉलो करेगी, मैंने आपको बताया इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी, तो बताइए वो कौन सी होगी, वो बताना है आपको। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में पहले तो इसका आंसर बताइए थोड़ा दिमाग लगा करके। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी होगी। अगर हम एक चीज देखें, एक चीज मैं आपको बोलूं ढूंढने के लिए कि जी, तो हाँ, मैंने आपको बताया कि ये हमें गिवन है और ये दो कंडीशंस हैं। तो आप मुझे बताइए इन कंडीशंस में से कौन सी ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही होगी। ठीक है, तो मैं, या तो मुझे पता है या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होती है, तब ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, या फिर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होना चाहिए। अब मुझे इसमें सिर्फ वैसे कुछ क्वेश्चन में है नहीं, सिर्फ इसमें आपको ये सोचना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो कभी भी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल सी, वो जीरो कभी भी नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि ये वाली नंबर लाइन, यानी हमें सारी जो चीजें डील करनी है वो इस तरफ करनी है। और इधर का मैं 1 2 3 कुछ भी मैं ऐड करता हूँ, कभी भी ऐड करता हूँ, वो जीरो तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें नेगेटिव, जब तक इसमें हम नंबर ऐड नहीं करेंगे वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ना दिया होता तब क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हाँ इंटीजर दिया है, तब हम मान सकते थे कि हाँ ये वाली कंडीशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी। तो जब ये वाली कंडीशन नहीं होगी तो हमारे पास ये बची, तो ये वाली कंडीशन होगी इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपने कमेंट में इसका आंसर सही दिया होगा मुझको। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन दिया था। चलिए, तो चौथा सवाल है हमारा, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, और आपसे ये पूछ रहा है, ये मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से और लिख देता हूँ आपको थोड़ा अच्छी समझ। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब भाई दिखने में तो बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है वैसे। ठीक है, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप वही वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, हम क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें, बताइए। ओके, तो मैं आपको बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमें ये कंडीशन इनिशियली गिवन हो कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी वो जीरो है, तो हमें हमेशा क्या काम करना है, हमेशा क्या काम करना है, हमको ए को करना है लेट वन, बी को लेट करना है हमको -1, और सी को लेट करना है हमको जीरो। ठीक है, ये हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये वाली ट्रिक जो है, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं, इसमें आइडेंटिटी लगाने बैठ जाऊं, तो भैया ये सवाल हो जाएगा बहुत लंबा। ठीक है, जो कि मैं सिर्फ एक आपको सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ इसमें। ट्रिक यही है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमें इनिशियल इसमें क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ए प्लस बी हमारा जीरो है, तो हमको ए लेट करना है वन, बी लेट करना है -1, और सी लेट करना है जीरो। अब मैं यहाँ पर अगर इसको ऐड करूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या वो जीरो आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जब मैंने ये वैल्यू लेट कर ली, अब तो ये सवाल बचा ही नहीं, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं, अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपसे पूछ रहा होगा कि आप वैल्यू बताइए इसकी। तो ए की वैल्यू मैंने वन लेट कीजिए तो वन आ गया, बी की वैल्यू मैंने -1 लेट की है, ठीक है, 4, और सी की वैल्यू मैंने जीरो लेट की है। ठीक है, देखो बी सी, सी तो जीरो, तो ये जीरो हो गया, प्लस इसमें भी सी आ रहा है, ये जीरो हो गया, प्लस ए स्क्वायर है, ये प्लस हो गया, एक मतलब ए वन है तो हमारा ए, और बी स्क्वायर है तो ये भी वन हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये बचा वन, ये भी ऊपर बचा वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, हमारा नीचे बचा वन, तो इसको वन प्लस वन हो जाएगा टू, डिवाइडेड बाय वन, तो इसका आंसर आएगा हमारा टू। ठीक है, देखिए दिखने में कितना लेंदी सवाल से लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने डाला सिर्फ इस वजह से, ताकि मैं इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको ये और बता सकूं कि अगर हमें इस क्वेश्चन को इस टाइप के से कुछ गिवन हो तो हम कैसे अप्रोच लगानी है। ठीक है जी। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन में क्या। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें हमें कुछ सिमिलैरिटी दिखती है। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें देखूं, तो कहीं ना कहीं ऊपर पावर मुझे सेम दिख रही है, 89 एंड 89। ठीक है, नीचे मुझे पावर सेम दिख रही है, 88 और 88, और मुझे जो नंबर्स हैं 50 एंड 49 ये भी सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, अगर आपको इतनी बड़ी संख्या सोल्व करने को तो नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठ गया फिर तो मेरा पेपर ही हो जाएगा, बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा फिर तो मेरा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगनी है, कुछ ना कुछ दिमाग इसमें अलग लगाना है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी, जैसे कि मैं अगर बात करूं, सबसे इसमें जो यूज होना है वो इस इक्वेशन का यूज होना है, यानी इस आइडेंटिटी का, यानी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर मैं इसको खोलूं, तो वो होता क्या है, वो होता है ए माइनस बी इंटू में ए की पावर n-1 बी जीरो प्लस ए की पावर n-2 बी वन प्लस ए की पावर n-3 बी टू प्लस एंड सो ऑन कर करके ए की पावर जीरो और बी की पावर n-1। ये हमारी एक जनरल आइडेंटिटी है।
ठीक है। इसी से ही मैं अपनी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब निकाल सकता हूँ। इसी से मैं ए की कितनी पावर हो, इसमें एन की जगह मैं 3 रखूंगा, मेरी वही आइडेंटिटी बन जाएगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने निकाली थी ये, हाँ, माइनस ए बी, माइनस ए बी। ठीक है जी। ओके। तो यही आइडेंटिटी वो किससे निकल कर आई है, वो इससे निकल कर आई है। ठीक है। तो ये थी आपको समझाने वाली बात, इसमें जो आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है। अब मैं देखता हूं क्या, अब आप देखिए ऊपर क्या दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या मैं ए को क्या मान सकता हूँ, मैं यहाँ 50 मान सकता हूँ। ठीक है। और b को क्या मान सकता हूँ, यहाँ मैं 49 मान सकता हूँ। तो ऊपर a की पावर n माइनस बी की पावर n लगाने की कोशिश में करता हूँ। जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो क्या पहले 50 माइनस यानी a माइनस बी में बाहर लिख लूंगा, 50 माइनस 49। फिर क्या बचेगा, फिर आप ये वाली टर्म सॉल्व कीजिए, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन करूंगा तो 89 माइनस वन तो 88 हो जाएगा, 50 की पावर 88। और b की पावर जीरो है तो वन ही होगा। ठीक है, प्लस, अब आप ये वाली सॉल्व कीजिए। ये वाली, इसको अभी छोड़िए, और आप ये वाली टर्म देखिए, ये वाली लास्ट वाली टर्म। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ए की पावर जीरो यानी 50 की पावर जीरो लिखूंगा। ठीक है। और बी कितना है मेरा 49, 49 की पावर n माइनस वन, एन कितना है हमारा 88, और ये हो जाएगा हमारा 89 माइनस वन 88। ठीक है। तो 50 की पावर जीरो वन होगी, तो मैं इसको वन लिख सकता हूँ इसे हटा करके यहाँ से सिंपली। ठीक है। प्लस 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 प्लस, जब मैंने ये लिख लिया, अब ये जो मैंने फर्स्ट टर्म ली यहाँ से और लास्ट टर्म ली, तो बीच में जो टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए के मान लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको सॉल्व करने बैठूँ तो ये कुछ अलग पावर में आती रहेंगी, क्योंकि तो एन टाइम्स तक जा रहा है। ठीक है, यानी, ठीक है जी। अब मैंने इसको क्या मान लिया, ये वाली बीच वाली टर्म मैंने मान ली के, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। सिमिलरली मैंने क्या काम करा, नीचे 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88, ये मैंने इसलिए करा मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ऊपर, ये जो लिखा है मैंने, ताकि मैं नीचे इसको काट सकूं। ठीक है। इसी तरीके से मैंने ऊपर नीचे सेम बना सकूं, तो मेरी कोशिश जो रही वो इसीलिए रही। ठीक है, मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, यहाँ से 50 में से 49 गए, बचता है वन। ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88 प्लस के अपॉन में 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब मैं इसको देखना इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88 को मैं लिख सकता हूँ 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88। इसको मैंने इसके साथ लिख लिया, प्लस के साथ मैंने इसको लिख लिया, 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88। ठीक है। अब मैं इसको तो कट कर दूंगा ऊपर नीचे से। ठीक है, जो कि आ जाएगा वन। अब ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है, यानी ये कुछ भी। ठीक है। अब वो 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 0.1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इट डजेंट मैटर। अब इस क्वेश्चन के जो एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिए हुए थे, वो पहला ऑप्शन ये था, क्या एक्स की वैल्यू इक्वल वन आ रही है। बी ऑप्शन ये था, क्या एक्स की वैल्यू लेस देन वन है। सी ऑप्शन ये था, क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। या डी इसमें ये था कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है। तो अब जब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूं, तो मैंने देखा कि अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगी, ऑब्वियसली सी बात है। पॉजिटिव यानी जीरो से ऊपर आएगी, कुछ भी आएगी, 0.2 आए, 0.9 आए, वन आए, 1 लाख, कुछ भी आए, तो 0 पॉइंट समथिंग लिख सकता हूँ मैं इसको, जीरो वन प्लस समथिंग लिख सकता हूँ। अब जब ये वन प्लस समथिंग है, मैं इसको लिख सकता हूँ, इससे कुछ भी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये नहीं, एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन वन होगी, तो इसका आंसर जो मैं मार्क करूंगा वो क्या करूंगा, एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन वन आएगा सिर्फ। तो ये इतना दिमाग लगाने की बात थी, इसमें थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है। और एक क्वेश्चन था आपका, मैं बताऊं, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो कैट में आया तो इतनी जल्दी आसानी से होगा भी नहीं, तो मैंने सिर्फ करके दिखाया है कि अप्रोच कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगी मैंने क्यों ऐसा क्वेश्चन डाला है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने पेज ब्लैंक छोड़ा हुआ है इस वजह से, ताकि मैं एक दो क्वेश्चन आपको और अलग अलग वैरायटी के प्रैक्टिस सकूं। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये था ये भी शायद कैट का ही क्वेश्चन है।
वो कहता था, गिवन ये था कि 3 बर्गर प्लस 7 सैंडविच प्लस 1 फ्राई, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 120 रुपये। ये 3 बर्गर जो हैं, हमारे 7 सैंडविच, ये इतने रुपए के आते हैं। और 4 बर्गर, 10 सैंडविच प्लस एक फ्राई जब मैं खरीदता हूँ तो वो आता है 164.5 का। ठीक है, तो ये तो हमारा गिवन है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। आपसे पूछता है कि एक बर्गर, एक सैंडविच और एक फ्राइज में खरीदता हूँ तो आप कितना रुपए का आएगा। अब मैं इसमें क्वेश्चन में देखूं, अगर आप दिमाग लगाने लगे कि मैं इसको एलिमिनेशन या फिर ये वाली मेथड लगाऊं, तो आप दिमाग लगाइए, मेरे पास गिवन कितनी है, 2 इक्वेशंस गिवन है मेरे पास और 3 वेरिएबल है, तो मैं ऐसे आपस में एलिमिनेशन या ये सॉल्व करके तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अगर मैं करने बैठता हूँ तो मेरे से होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो यानी इसमें कुछ ना कुछ और ट्रिक लगेगी। अब वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे एक बर्गर, एक फ्राइज, एक सैंडविच या फिर कुछ और, यहाँ से वैल्यू चेंज हो सकती है, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो एक स्कूटर, एक बाइक, एक कार हो सकता है, कुछ भी डाल सकता है क्वेश्चन में, तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हमें दिमाग क्या लगाना है, उस क्वेश्चन में हमको दिमाग क्या लगाना है। तो अगर मैं आपको देखना है पहली इक्वेशन जो हमको दी हुई है, यानी 3 बर्गर, 7 सैंडविच प्लस 1 फ्राई, इसको हम देखें तो आप ये देखना, पहले वाले में और दूसरे वाले में, यानी बर्गर और सैंडविच में अगर मैं गैप देखूं तो वो कितना है, +4 है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर मैं इसमें और इसमें देखूं डिफरेंस, तो वो कितना है, वो -6 है कि नहीं है। तो पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, ऐसे ऊपर लिख लेंगे आराम से। ठीक है, अब जो मेरी दूसरी इक्वेशन है, यानी 4 बर्गर्स, 10 सैंडविचेस, 1 फ्राइज, 164.5। ऐसे सिमिलरली मैं इसमें देखूंगा, इसमें जब मैं देखूंगा तो यहाँ यहाँ कितना है, ये +6 है, क्योंकि 4 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तब जाकर बनेगा। और यहाँ देखूंगा, यहाँ कितना है, यहाँ -9 है। ठीक है, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए इनका, अगर वो बढ़ रहा है तो प्लस में लिखिए, वो कम हो रहा है तो माइनस में लिखिए। इतना करने के बाद अब आपको ये करना है कि इन दोनों का रेशो निकालिए। ठीक है, और इन दोनों का रेशो निकालिए। ठीक है, इन दोनों का रेशो जब मैं निकालता हूँ तो 4/6, जो कि आता है 2/3। ठीक है, और इन दोनों का रेशो क्या आता है, -6/-9। इन दोनों का रेशो निकाल दो, माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये भी 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3। अब देखिए, तो जब जब भी ये कंडीशन मिल जाए आपको, यानी ये जो हमारे रेशो सेम आ जाए, ठीक है, तो रेशो क्या आ जाए, हमारे सेम आ जाए, वो आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में रेशो सेम आएंगे आपके। ठीक है, जब भी आपको एक बर्गर, एक एक की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, तो आप चेक करेंगे पहले यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस लगाएंगे। जब ये रेशो सेम आ जाए तो उसकी क्या करना है हमको, ऊपर फिर इन रेशो से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 1 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं ट्राई करूँ, मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, क्योंकि 120 अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो वो जो भी आएगा, ठीक है, और इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर चेक करना पड़ेगा कि किसके 2 से करनी है, किसकी 3 से करनी है, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आइडिया लगा लेंगे आप। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप पहले करिए, 3 से मैं इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आता है मेरे पास, 3b + 21s + 3f = 360। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी क्या बनेगी, इसकी जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8b। ठीक है, और 2 + 20s + 2f। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका 329। ठीक है, अब ये मुझे आइडिया कैसे लगा, ये मुझे इसलिए आइडिया लगा, अगर मैंने 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 9 आएगा, और मैं 2 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 8 आएगा, तो मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पता लग जाएगी, जब आप रेशो यहाँ तक निकाल लेंगे फिर आपको मल्टीप्लाई का आइडिया लग जाएगा कि मुझे किसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है और किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मुझे फिर माइनस जब मैं यहाँ से करूंगा तो मेरे पास देखना है, यहाँ पर 1 बर्गर बच गया, प्लस 1 सैंडविच बच गया, और 1 ही फ्राइज बच गया, और जब मैंने यहाँ से माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 31। आती है बात समझ में, क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एक टाइप का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक लग रही है मैंने आपको वो भी बता दिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है।
इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। एक मैं एक टाइप का सवाल और आपसे ले लेता हूँ। क्या? एक मैंने क्वेश्चन जो डाला है इसमें, जो देखा है मैंने जनरली क्वेश्चन में पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, वैल्यू रिपीट करते चले जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जनरली। तो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच कर लगाते हैं हम? ठीक है, अभी मुझे इस क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच लगाते हैं? तो सबसे पहली अप्रोच जो हमको लगानी होती है, इसमें आप लेट कीजिए ये x के बराबर है। ठीक है, क्या कीजिए, x के बराबर है। तो जब मैं इसको x के बराबर मान लेता हूँ, तो क्या मेरा x-1, यानी मैं ये इधर लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 जैसे इन्फिनिटी, ये बचेगा मेरे पास, बचेगा नहीं बचेगा? अब आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, वैसे समझ में तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, बस समझाने वाली बात तो इसमें कुछ थी नहीं, बस यही थी। तो अगर मैं चीज़ करूँ, ये क्योंकि संख्या जो है हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, तो ये रिपीट करती चली जाएगी, करती चली जाएगी। तो अगर मैं देखूँ यानी x-1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू x-1 के इक्वल मान ली है, तो मैं इसे क्या देखना, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जा रही है, ठीक है, और ये सेम ही तो है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये सेम ही है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ, यहाँ से ब्रेक करूँ, बात एक ही है। तो क्योंकि 1 + 2, अब ये वाली जो वैल्यू है, क्या मैं इसको x-1 लिख सकता हूँ? क्योंकि ये मैंने यहाँ इक्वल कर लिया इसके यहाँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, अब ये इन्फिनिटी तक ना जाकर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म, मतलब इसमें ब्रेक हो गया है। तो अब क्या है, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है यहाँ पर। x-1 इज इक्वल्स टू, ये कितना बचा हमारे पास, 2 + x-1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो मेरे पास x+1 बचा। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे हम। x+1 इंटू x-1 इज इक्वल्स टू 1, ये बचा। अब ये क्या हो गया, a+b a-b, तो ये हो गया a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसे लिख सकता हूँ x² माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरी ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है, अब ये आप सीरीधराचार्य लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको ये कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगी, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं सीरीधराचार्य लगाऊंगा। ठीक है, बताने वाली बात इसमें सिर्फ ये थी कि लेट जो करना है, हम किस तरीके से लेट कर सकते हैं। ये हमने पूरा होल लेट करा x, इधर हम माइनस पे 1 ले गए। फिर जो हमारी ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म एक ही है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हमने जब x-1, इतनी बड़ी टर्म को मैं x-1 से डिनोट कर सकता हूँ, और फिर बाकी हमने इक्वेशन को ब्रेक कर लिया। ठीक है जी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ रिजल्ट्स पे। मैं लास्ट स्लाइड में बोल रहा था, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड होने वाली है। ठीक है, इसमें मैं कुछ बात बता सकता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन, पहली चीज तो ये जनरल फॉर्म होती है। बहुत ही रेयर है वैसे क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चन बने, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है जी, क्या होती है जनरल फॉर्म, a x³ + bx² + cx + d इक्वल्स टू 0। इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल x की या y की, जो भी हमारा वेरिएबल है, वो कितनी होगी, वो 3 होगी। ठीक है जी, अब इसमें जो हम एक चीज और मैं आपको जो बताऊंगा, जो आपको याद रखनी है, वो होती है रूट्स। प्रोसेस सेम फॉलो करना है जो हम क्वाड्रेटिक में मतलब करते आए हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, इसमें अगर हम माने, अब क्योंकि ये क्यूबिक है, तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 रूट होंगे। रूट क्या होंगे, इफ आर द रूट्स ऑफ ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे वही निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होगा, वो होगा भैया -b/a। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमें जो निकालना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना होगा, वो होगा हमारा c/a। ठीक है, एक होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा भैया हमारा माइनस का d/a। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पर।
और इन तीनों को सॉल्व कर करके ही हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहता था क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है और उसके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बाकी अगर आपको लगे कि क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको भी इन 2 4 10 5 क्वेश्चन मैं इसके ऊपर भी करा दूंगा। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। ठीक है। तो मैं आपको एक क्विक रिकैप जो देना चाहूँगा वो ये था कि हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, क्या होते हैं, जो उसकी वेरिएबल है उसकी होल पावर, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ये चीज़ देखी हमने। जीरोस निकालना सीखा, डिग्रीज निकालने सीखे हमने। ठीक है। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस पे गए, उसमें हमने 3 केसेस पढ़े हैं। उसके केसेस में भी हमने देखे कि ग्राफ क्या हो सकते हैं। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने किसे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है, सीधराचार्य लगाना है, ये दोनों चीज़ें देखी। रूट्स कैसे निकालने हैं उसके, वो हमने देखे। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ अलग अलग क्वेश्चन, मैंने मतलब 5 7 क्वेश्चन कराए हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताने की कोशिश करी है, जिसमें कि हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। बाकी पॉलिनोमियल्स, अब आप क्वेश्चन आप करना करना यही है कि आपको ये क्लास लेने के बाद अपने पीवाईक्यूज उठाइए, देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और जो जो वीडियोस में डालता जा रहा हूँ उनके आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर मैं देखूँ, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इससे बेहतर नोट्स मैं ही नहीं कह रहा, कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर मिल सके। ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।